तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोष्टिका, या जिसे हम बोलते हैं इकाई कोष्टिका। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल। ठीक है, तो हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था कि हमने पढ़ा था कि बंध की प्रकृति के आधार पर जो हमने ठोसों को विभाजित किया था। ठीक है, उससे पहले जो हमने पढ़ा था कि अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम के आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोसों को दो प्रकार से विभाजित किया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अब हम क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी आंतरिक संरचना होगी। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस का अगर हमें पता चल जाता है तो हम उस पूरे क्रिस्टल की संरचना का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम उसकी पता लगा सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है वो किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोसों की जो सबसे छोटी जो यूनिट होगी, सबसे छोटी जो इकाई होगी वो क्या होगी? एकक कोष्टिका। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने क्रिस्टल जालक बोला है वो बोला है कि इन एकक कोष्टिकाओं को जब हम एक के बाद एक जमाते हैं तो पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि बोल रहा है कि हमने एक क्रिस्टलीय ठोस लिया है, इतना सा पार्ट, उसको हमने बोला कि ये क्रिस्टल जालक है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैं यहाँ पर एक क्रिस्टलीय ठोस ले रही हूँ, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल जालक है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मैं और छोटे छोटे पार्ट इसके अभी मैं इसमें बनाऊंगी। ठीक है, फिर ये अंदर वाले की तरफ से ये इस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला और हमें इस वाले से मिलाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे छोटा जो बॉक्स है यहाँ पर, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला बॉक्स, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक जो यूनिट है वो इस तरीके से इसमें है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की ये 4 यूनिट आगे हैं और ये 4 यूनिट ही पीछे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया? एक तरीके से क्रिस्टल जालक बन गया। इसको हमने क्या बोला? क्रिस्टल जालक। ये है एक प्रकार का क्रिस्टल जालक। ठीक है, और इसमें ये जो छोटी सी यूनिट है जिसके रिपीटेशन से, जिसकी पुनरावृत्ति से इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हुआ है, वो क्या है? हमारी एकक कोष्टिका। क्या है? एकक कोष्टिका। ये है हमारी यूनिट सेल। ठीक है, अब इस यूनिट, अब क्या होगा ना, ये तो हमने इस तरीके से दर्शा दिए। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि अब इनमें जो हमारे अवयवी कण हैं वे किस प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं, हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना कि
जो सबसे मतलब जो मूल एक आद्य एकक कोशिका होती है, देखिए अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि एकक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका क्या होती है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि अवयवी कण क्रिस्टल जालक में जहां उपस्थित होते हैं, क्रिस्टल जालक में जिस बिंदु पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, तो मैंने क्या बनाई थी, एक प्रकार की क्रिस्टल जालक बनाया था पिछले वाले में। मान लो मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल लेके चल रही हूँ और मैं मान रही हूँ कि इसके यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक अवयवी कण है। अवयवी कण को आप परमाणु मान सकते हो। यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से इसके अंदर व्यवस्थित है। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा जालक बिंदु। ठीक है, ये भी जालक बिंदु होगा, ये भी जालक बिंदु होगा, ये भी इस तरीके से इसके 8 जो कोने हैं वे सब क्या होंगे, हमारे जालक बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई कि जालक बिंदु क्या होते हैं। और देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था कि आपको यहाँ पर बहुत सारी कल्पना करनी पड़ेगी, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन होती नहीं है, हमने इसे समझने के लिए यहाँ पर इस तरीके की लाइन बनाई गई है, ये समझने के लिए। ये एटम ही है यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, तो पूरे क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए यहाँ पर हमने अपनी सरलता के लिए ये सब चीजें की। ठीक है, तो जालक बिंदु आप समझ चुके हैं। अब क्या होगा, अब ये सब चीज तो बना ली, अब पूरी कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, एक बना रही हूँ एकक कोशिका। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको इस एकक कोशिका में क्या दिख रहा है, ये आपको एक तरीके से घन के आकार की, वर्ग के आकार की आपको ये दिख रही है। तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको, एक मिनट रुको, मैंने थोड़ी उल्टी बना दी है। ये है आपकी एकक कोशिका। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इसकी ये जो भुजा है वो है ए, ये वाली हो गई बी, और ये हो गई आपकी सी, या फिर बोल सकते हो ये आपकी सी हो गई, ये आपकी बी हो गई, और ये मानी हमने बी, वो सॉरी, ये ए, बी और सी, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, और ये हो गई आपकी बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट अंदर वाला लेके चल लीजिए आप, मतलब इस तरीके से ए, बी और सी। इसको मैंने अलग से ये तीनों पॉइंट्स को आपको यहाँ पे बना के बता दिया है। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसकी तीनों भुजाएं हैं, तो यहाँ पर कुछ कोण भी होगा। तो ए के सामने वाले कोण को हम बोलते हैं अल्फा, बी के सामने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, बीटा, और सी के सामने वाले कोण को हम बोलते हैं गामा। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, ए, बी, सी, तो इसकी भुजाएं हो गई 3, और अल्फा, बीटा, गामा क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा, बीटा और गामा जो है यहाँ पर वो हो गए हैं इनके बीच के कोण। ठीक है, दो भुजाओं के बीच के कोण जो है वो क्या हो गए, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ पर इजीली आप याद रख सकते हैं कि ए के सामने वाला जो कोण है भुजा के वो अल्फा होगा, बी के यहाँ आगे की तरफ वाला कोण बीटा होगा, गामा जो होगा वो क्या होगा, सी के सामने वाला। इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ए व सी भुजा के बीच के कोण को हमने बोला है यहाँ पे अल्फा, और बी और सी के बीच के कोण को हमने बोला है, सॉरी, बी और सी के कोण के, ए और बी के बीच के कोण को हमने बोला है बीटा, बी और सी के बीच के कोण को हमने बोला है अल्फा,
और ए व बी के कोण, बीच के कोण को हमने बोला है यहाँ पर गामा। तो इस तरीके से ये इनके क्या हो गए, पैरामीटर्स। क्या हो गए, पैरामीटर। ठीक है, अब ये पैरामीटर बदल भी सकते हैं। तो आप कोई भी जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, उसमें ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये जब बदलते हैं तो इसका भी एक फिक्स नंबर है। मतलब जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल तंत्र जो है हमारा, वो कितने तरीके का हो सकता है, 7 तरीके का। ठीक है, तो 7 तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक इस प्रकार है कि जिसमें तीनों ही जो भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर हैं, और कोण जो है वे भी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ये इस किस में होता है ऐसा, क्यूबिक में। ठीक है, घन के अंदर इस प्रकार से होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि 7 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एकक कोशिकाएं हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स है, जो अवयवी कण हैं हमारे, वो किस प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। एकक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो किस प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एकक कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होती है एकक कोशिका, वो होती है हमारी मूल या आद्य एकक कोशिका। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 प्रकार की आपको एकक कोशिकाएं बताई। एक तो मूल, जो कि वही मूल है, एक आद्य एकक कोशिका है जिसे हमने बिल्कुल एकदम सिंपल जो एक तरीके से होती है, और दूसरी जो है वो केंद्रित है। मूल जो एकक कोशिका है, इसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, इस घन, या अगर हम इसे घन लेके चल रहे हैं तो इसके सिर्फ कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित होंगे। ये सबसे सिंपल प्रकार की क्या है, यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है, ये इसके सिर्फ कोनों पर होंगे। तो इस प्रकार से ये अरेंज थे, और हमने यहाँ पर एक तरीके से लाइन खींची तो हमने देखा कि यहाँ पर एक मूल या आद्य प्रकार की एकक कोशिकाएं हमें देखने को मिली। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मूल। अब हम बात करेंगे केंद्रित एकक कोशिका की। जो केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, अवयवी कण कोनों पर तो होंगे, पर कोनों के साथ ये इस घन के और कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। वो कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब केंद्रित एकक कोशिका की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि इसमें मॉलिक्यूल कोनों के साथ साथ और भी जगह उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 3 यहाँ पर घन बना रही हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोनों पर तो होंगे, तो हमने इन सब में क्या किया, कोनों पर तो एटम बना दिए। इस प्रकार से हमने इनके कोनों पर बना दिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी कि जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बीच में। ठीक है, इसको हमने बोला केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक
कोष्टिका। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जो दूसरा एटम है वो इस घन के केंद्र में उपस्थित है, तो हमने इसको बोला अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, दूसरे में क्या था कि जो एटम्स थे वो क्या थे कि इनकी फलक पर उपस्थित थे, घन की प्रत्येक फलक पर। और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स में हमने देखा है ये चीज कि घन की क्या 6 फलक होती हैं, और 6 फलक के मध्य में इस तरीके से, मान लो एक फलक है ये, तो इसके मध्य में एक एटम इस प्रकार से उपस्थित है। ठीक है, फिर एक फलक, अब हमने घन इस प्रकार से बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने फलक हो गए, एक तो आपके सामने वाला फलक, ठीक है, एक आपके सामने से पीछे वाला फलक, ठीक है, ये एक ये वाला फलक, और इसके जस्ट बगल वाला फलक, एक ऊपर वाला फलक और एक नीचे वाला फलक। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6। तो 6 के कहाँ पर है ये, 6 के मध्य में भी ये जो एटम है, जो परमाणु है वे उपस्थित हैं। तो 6 एटम कहाँ पे हो गए, इनके फलक के बीच में, कहाँ पर, तो इससे हम बोलेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरे जो प्रकार की होती है वो होती है किसी भी 2 फलक, लेकिन वे 2 फलक एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, सिर्फ उसी पर एटम उपस्थित हो सकता है, उसी पर परमाणु उपस्थित हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक फलक है, इसके सामने वाला कौन सा होगा, इसके नीचे। मैंने जैसे कि मान लो सबसे इजी मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आपका जो कमरा होता है, अगर आप उसे देखें, कमरा जो है 3D में अगर आप उसे देखें तो एक प्रकार का घन नहीं है क्या, नीचे वाली जो हमारी जो सतह है जिस पर हम वस्तुएं रखते हैं, वो आपकी नीचे वाली जो फलक हो गया, जैसे मान लो उस घन का फलक हो गया, हम उसे घन इमेजिन कर रहे हैं। ऊपर वाला, ठीक है, तो ये एटम किस प्रकार से उपस्थित है, नीचे वाला एक फर्श, जो नीचे वाली जो आपकी फर्श है उसके मध्य में एक परमाणु उपस्थित है, और जहां पे आपका पंखा लग रहा है वहां पर एक परमाणु उपस्थित है। ठीक है, फलक केंद्रित में क्या है कि नीचे ऊपर आपके जो सामने वाली मतलब जो चारों की चारों जो चारों दीवारें हैं आपके रूम की, उनके मध्य में भी एटम उपस्थित, तो 6 फलक हो गई। ठीक है, तो 6 फलक के मध्य में यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार के इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या बोला हमने, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो जो केंद्रित एकक कोष्टिका थी वे 3 प्रकार की हो सकती हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य केंद्रित। देखिए यहाँ पे अंत्य है और यहाँ पे अंत्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हो सकती है। तो मैंने आपको इमेजिन करवाया था, आप ना हमेशा रूम को इमेजिन करके चला करो कि एक खाली क्लासरूम है, और उस खाली क्लासरूम के अंदर क्या है, वो एक प्रकार का घन है, उसके जो कोने हैं वहां पर एक एटम, इस प्रकार से ये एटम है। तो कोने कितने हो गए, कोने 8 हो गए, खुद ही देख लीजिए आप, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और क्या हो गए इसके फलक हो गए, किसी भी घन में 6 प्रकार के फलक हो सकते हैं। ठीक है, और उन फलक के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है उसको हमने बोला फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। देखिए यहाँ पर कोनों पर तो है ही एटम, कोनों पर तो है, कोनों के साथ साथ कहीं और भी उपस्थित है। ठीक है, तो फिर एक हो गया आपके उस घन के सेंटर में, रूम के सेंटर में। ठीक है, रूम के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, उसे बोला हमने अंत्य है। ठीक है, और अंत्य में क्या हो गया, अंत्य में ये हो गया कि आपने कोई भी 2 फलक ले ली, आमने सामने वाली होनी चाहिए, पर उनके मध्य में क्या उपस्थित है, परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर देखी।